हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन। तो आज हम आपके सिलेबस का 9th नंबर का पॉइंट जिसका नाम क्या है क्षार कर्म है, उसके बारे में अपन डिटेल से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको देखना हो तो आप सिलेबस में देख लो। आपका ये जो 9th नंबर का पॉइंट है क्षार कर्म, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। तो क्षार के बारे में पढ़ना है, उसकी निरुक्ति पढ़नी है, प्रधानता पढ़नी है, गुण पढ़ना है, दोष पढ़ना है, कर्म पढ़ना है, उसके प्रकार कितने होते हैं वो पढ़ना है, कौन कौन क्षार के योग्य है, कौन कौन अयोग्य है, विधि क्या है क्षार बनाने की। ठीक है, उपद्रव, इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होते हैं, इसकी चिकित्सा क्या है। फिर नेक्स्ट क्षार सूत्र, जो आपने ओपीडी लेवल पे बहुत ज्यादा देखा होगा, देखा है कि नहीं देखा है ना। क्षार सूत्र का प्रयोग करवाया जाता है, हमारे आयुर्वेद की विशेषता है ना। जो भी फिस्टुला वगैरह के ट्रैक बन जाते हैं, ठीक है, नाड़ी व्रण हो जाता है, भगंदर हो जाता है, तो उसमें क्षार सूत्र बांध दिया जाता है। ठीक है, तो उसमें सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है। तो क्षार सूत्र के बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है, उसकी सारी चीजें कैसे बनाया जाता है, कहाँ पे प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्षार सूत्र बनाने की भी विधि है ना। आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में ये फाइनल ईयर में पूछा भी जाता है कि क्षार सूत्र बनाओ। ठीक है, प्रैक्टिकल में बोला जाता है कि क्षार सूत्र बना करके दोगे तो उसके आपके मार्क्स भी जुड़ते हैं। तो क्षार सूत्र के बारे में, क्षार तेल क्या होता है, क्षार की वर्ती क्या होती है, प्रतिसारणी क्षार, ये उसका क्षार का टाइप, ये दो टाइप के होते हैं, प्रतिसारणी होता है और पानी, तो उसके बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे। तो इन सारी चीजों के बारे में आपको क्षार कर्म में पढ़ना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर रहे हैं क्षार कर्म। सबसे पहले तो ये बताओ कि क्षार कर्म से आप समझते क्या हो। ठीक है, क्षार कर्म मतलब, क्षार का मतलब समझ में आ रहा है। क्षार का मतलब क्या होता है, कोई भी बेस बोल सकते हैं या फिर अपन इसको कोई भी एल्काली बोल सकते हैं। ठीक है, तो कास्टिक एल्काली, और आज की डेट में अगर आप इसको देखोगे तो केमिकल कॉटराइजेशन से, ठीक है, इसको कोरिलेट किया जाता है। ठीक है, नॉर्मल सी भाषा में अगर आप देखोगे तो जैसे आपको कभी भी कोई भी छोटे छोटे मस्से वगैरह हो जाते हैं आपकी बॉडी में, है ना। तो मस्से वगैरह में अपन क्या लगा देते हैं, अगर आपने देखा होगा कि आपके घर पे चूना वगैरह लगा देते हैं। तो चूना क्या है, उसमें बेस है ना। तो वो धीरे 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 काटता जाता है, काटता जाता है, और 10 दिन के बाद, 5 दिन के बाद ऐसा होता है कि मसा अपने आप जो है कट करके झड़ जाता है। तो वो बेसिकली क्या है, क्षार है, जो कि क्या कर रहा है, क्षरण का काम कर रहा है। धीरे धीरे जो रहता है, जो एब नॉर्मल ग्रोथ हुई है, ठीक है, उसको काटने का काम कर रहा है, उसको सड़ा हिंसन कर रहा है, बेसिकली उसको काट रहा है और धीरे धीरे से वो कट करके नीचे गिर जा रहा है। तो वो क्या है, आपका क्षार कर्म है। अब क्षार कर्म का प्रयोग क्यों करवाते हैं, तो उसके बारे में आचार्य सुश्रुत बोलते हैं कि देखो, आचार्य सुश्रुत के समय में यथासंभव शल्य कर्म, शल्य तंत्र का विकास हुआ। जिन अवस्थाओं में, पहला पॉइंट, शस्त्र कर्म आदि संभव नहीं हो पाते थे तथा रोगी भी शस्त्र कर्म से बचना चाहते थे। देखो आज की डेट में भी होता है ना, कभी भी कोई भी अगर डॉक्टर बोल देता है कि इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी, तो पेशेंट जो रहते हैं वो डर जाते हैं। ठीक है, और वो सर्जरी से बचते रहते हैं, तो वो बोलते हैं कोई भी क्या नाम है दवाई वगैरह दे दो जिससे ठीक हो जाए, तो सर्जरी से बच जाए। तो पहले के जमाने में भी यही होता था ना, कुछ अलग नहीं था। शस्त्र कर्म आदि जो रहते हैं कहीं कहीं पे संभव नहीं हो पाते हैं, है ना, हर जगह पे, क्योंकि बहुत सारे मर्म पॉइंट है, आपने पता है वाइटल स्पॉट जो रहते हैं 107, 107 मर्म है हमारी बॉडी में। ठीक है, ऐसे स्पॉट्स हैं, वाइटल स्पॉट्स हैं, जहां पर आघात होने से व्यक्ति की क्या कहते हैं, विकलता हो जाती है, विकलांग हो जाता है, मर जाता है, मार्यंती इति मर्माणी, है ना, जिस पर आघात होने से व्यक्ति मर जाता है। तो ऐसी जगहों पे अपन को शस्त्र कर्म नहीं करना है, क्योंकि अगर अपन सर्जरी कर रहे हैं और बाई चांस उसमें कट लग गया तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, है ना। तो वहां पर अपन को, जहां पे शस्त्र कर्म पॉसिबल नहीं है और रोगी भी शस्त्र कर्म से बचना चाहता है कि मेरे को सर्जरी नहीं करवानी है, तो वहां पर अपन क्या, बाकी सारी चीजों का प्रयोग करते हैं, जैसे क्षार कर्म हो गया, अग्नि कर्म हो गया, जलोका कर्म हो गया, है ना। तो उनकी चिकित्सा हेतु नई विधियां एवं उपक्रम की खोज से क्षार कर्म, अग्नि कर्म, जलोका अवचारणी और रक्त अवसेचन इन विशेषताओं के रूप में उद्भव हुआ। तब जो, जहां पर शस्त्र कर्म अपन नहीं अप्लाई कर सकते और रोगी भी सर्जरी नहीं करवाना चाहता है, पेशेंट नहीं करवाना चाहता है, तो वहां पे दूसरी चीजें आप ट्राई कर सकते हो, जैसे क्षार कर्म, अग्नि कर्म, जलोका कर्म, ठीक है, रक्त मोक्षण, तो इन सारी चीजों का आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अब इसका रेफरेंस क्या है, तो अगर आपको पढ़ना हो तो सुश्रुत संहिता का, ठीक है, सूत्र स्थान का 11th नंबर का चैप्टर, जिसका नाम क्या है, क्षार पाक विधि। ठीक है, पूरा चैप्टर ही आचार्य सुश्रुत ने, सूत्र स्थान का 11th नंबर का पूरा चैप्टर ही जो है वो क्षार के लिए बताया हुआ है। तो क्षार पाक विधि, 12th नंबर के चैप्टर में अग्निकर्म बताइए, हम इसको नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। आपका अग्निकर्म भी है, जलोका रक्त मोक्षण भी है ना। तो 11, 12 और 13th नंबर का चैप्टर जो आपका सुश्रुत का सूत्र स्थान का, वो क्षार कर्म विधि है, अग्निकर्म विधि है और जलोका विचारणी है। ठीक है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जितने भी रेफरेंस आएंगे, देखो सुश्रुत संहिता का सूत्र स्थान का 11th नंबर चैप्टर, सुश्रुत संहिता का सूत्र स्थान का 11th नंबर का चैप्टर, 11th नंबर का चैप्टर, ठीक है,
11वें नंबर का चैप्टर। तो 11वें नंबर का पूरा जो चैप्टर है वो क्षार कर्म के बारे में आचार्य सुश्रुत ने एकदम प्रॉपर तरीके से उसमें क्षार के बारे में बताया हुआ है। तो कहीं पर भी अगर आपको क्षार की, जैसे आपको परिभाषा तो याद है, जैसे क्षार के बारे में आपके एग्जाम में लिखने के लिए आया है कि क्षार की परिभाषा बताइए, निरुक्ति बताइए, उसका महत्व बताइए। तो आपको ये तो याद है क्षरणात क्षरणात व क्षार, अगर आपको ये याद है, ठीक है, तो वहां पे आप रेफरेंस भी लिख दोगे ना तो थोड़ा सा आपका एग्जामिनर के ऊपर और जोर पड़ जाएगा। तो आपको अलग से बिल्कुल सब रटने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि सुश्रुत संहिता में सूत्र स्थान के 11वें नंबर का चैप्टर पूरा क्षार पाक के बारे में बताया हुआ है। तो कहीं पर भी कोई भी रेफरेंस आएगा आचार्य सुश्रुत का है तो आप सीधे सीधे लिख देना। श्लोक नंबर नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, बस आप इतना भी लिख दोगे सुश्रुत सूत्र 11 का रेफरेंस है, तो थोड़ा सा अलग इम्पैक्ट पड़ जाएगा। और अगर आपको इसको और बढ़ाना हो तो सबसे पहला जब क्षार के बारे में कुछ भी पूछे एग्जाम में, है ना, तो आप स्टार्ट कैसे करोगे कि आचार्य सुश्रुत ने सूत्र स्थान के 11वें चैप्टर में, जिसका नाम क्या है क्षार पाक विधि, उसमें क्षार के बारे में बताया हुआ है। जैसा आपने वर्णन कर करके या फिर संदर्भ कर करके आपने ऐसा हेडिंग डाल दी, उसके बारे पहले आपने बता दिया कि इसका वर्णन कहाँ पे किया आचार्य सुश्रुत ने, उसके बाद आपका जो भी टॉपिक है, जैसे क्षार के बारे में परिभाषा पूछा है, उसकी निरुक्ति पूछा है, तो वहां से फिर आप बाद में स्टार्ट करेंगे। तो संदर्भ ग्रंथ अगर आप लिख दोगे ना तो एग्जामिनर के ऊपर अच्छा अलग इम्पैक्ट पड़ता है कि हाँ भाई इस बच्चे को पता है, ठीक है। तो चलो अपन देख रहे थे कि क्षार कर्म को बेसिकली बेस होता है कास्टिक एल्काली, इसलिए अपन इसको कोरिलेट कर सकते हैं। और आज की डेट में अगर आप इसको कोरिलेट करना है तो केमिकल क्वार्टराइजेशन से कोरिलेट कर सकते हो, ठीक है। थर्मल और इलेक्ट्रिकल में क्या हो जाएगा, थर्मल मतलब हीट, तो फिर उसको आप अग्नि कर्म से कोरिलेट कर सकते हो। तो केमिकल क्वार्टराइजेशन अपन क्षार को बोल सकते हैं। बेसिक मतलब मोटी मोटी चीज आपको ये पता चल गई कि क्षार मतलब बेस होता है, ठीक है। कास्ट केमिकल क्वार्टराइजेशन से आज की डेट में कोरिलेट कर सकते हैं। कहाँ पर अपन क्षार का प्रयोग करवाएंगे, तो जहाँ पे शस्त्र कर्म आदि संभव नहीं है, मर्म स्थान है, ठीक है, और रोगी भी सर्जरी से बचना चाहता है तो वहां पे अपन क्षार कर्म का प्रयोग करवाएंगे। क्षार का संदर्भ क्या है, रेफरेंस क्या है, तो सुश्रुत का सूत्र स्थान का 11वें नंबर का चैप्टर क्षार पाक विधि में पूरा का पूरा क्षार के बारे में बताया हुआ है। अब अपन स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से लेकर के, ठीक है। तो क्षार की परिभाषा क्या है सबसे पहले देखते हैं। तो देखो आचार्य सुश्रुत क्या बोलते हैं और आचार्य चलक क्या बोलते हैं, ठीक है। सुश्रुत बोलते हैं तत्र क्षरणाद क्षरणाद व क्षार, ठीक है। क्षरणाद क्षरणाद व क्षरण मतलब काटने के कारण, ठीक है, और क्षरण मतलब क्या होता है, हिंसन करने के कारण। तो मैंने आपको बताया ना कोई भी मसा वगैरह निकल जाता है तो उसमें अपन चूना लगा देते हैं, तो 4-5 दिन तक 10 दिन तक लगाते हैं, तो धीरे 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 वो उसको काटता जाता है और उसके बाद एक टाइम आता है कि मसा जो है आपका कट करके झड़ जाता है अपने आप। तो दूषित मांस आदि का क्षरण करने के कारण, काटने के कारण, और त्वचा मांस आदि का क्षरण या हिंसन करने के कारण उसको क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। तो ऐसा का ऐसा ही आपको याद रखना है, तत्र क्षरणात क्षरणाद व क्षारा, बहुत सिंपल सा है ना, एक बार में आपको याद भी हो जाएगा। तो ये मैं आपको चाहता हूं कि आप श्लोक ही याद रखो, हिंदी मत याद रखो। दो ही टर्म है बस इसमें, क्या क्या याद रखना है, क्षरण और क्षरण, है ना। तो क्षरण मतलब काटना, मांस आदि धातुओं को काटना, और क्षरण मतलब हिंसन करना, त्वचा मांस आदि का हिंसन करना, उसके कारण उसको क्या कहते हैं, क्षार कहा जाता है। अब आचार्य चरक ने क्या बोला है, तो आचार्य चरक ने चिकित्सा स्थान के 5th नंबर के चैप्टर गुल्म चिकित्सा अध्याय में इसकी डेफिनेशन दी हुई है। तो ये भी अपने आप में एक रेफरेंस बन जाता है पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से, या ये पीजीटी में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्षार का वर्णन आचार्य चरक ने कहाँ पर किया है। तो क्षार के लिए कोई स्पेसिफिक चैप्टर तो बताया नहीं है, जैसे आचार्य सुश्रुत ने एक पूरा स्पेसिफिक चैप्टर बता दिया ना, क्षार पाक विधि, तो ये तो कभी नहीं पूछेगा क्योंकि बच्चा आप चैप्टर का नाम तो पढ़ेगा ही जब चैप्टर स्टार्ट करेगा तो। लेकिन गुल्म चिकित्सा अध्याय के अंतर्गत उन्होंने क्षार की एक डेफिनेशन छोटी सी दे दी है ना। तो ये डिफरेंस कभी कभी पूछ लेता है कि आचार्य चरक ने क्षार का वर्णन कहाँ पर किया है ना, तो कोई स्पेसिफिक चैप्टर तो है नहीं, तो बच्चे को ऐसा याद नहीं रहता है। तो गुल्म चिकित्सा अध्याय में अंदर पे एक क्षार की डेफिनेशन दे दी है, तो उसके बारे में क्या बोल रहा है, छित्वा छित्वा आशयात क्षारः क्षरत्वात् क्षार्यत्य अधः। छित्ता चित्वा मतलब क्षरण स्वभाव होने के कारण, काटने वाला स्वभाव होने के कारण, विभिन्न शरीर की विभिन्न आशियों से धातुओं को काट करके गिराता रहता है, ठीक है। जितने भी आशय, चित्वा चित्वा मतलब क्षरण स्वभाव होने के कारण सारी धातु आशय में चला जाता है और धातुओं को काटता रहता है, और क्षार्यत्य अधः नीचे से, नीचे के भाग से काट करके उसको निकाल देता है, उसको क्या बोल देते हैं, क्षार बोला जाता है। तो दोनों डेफिनेशन अपनी अपनी जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस डिफरेंस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। आचार्य सुश्रुत ने कहां पर बताया है क्षार की डेफिनेशन, तो सूत्र स्थान के 11वें चैप्टर में क्या बोला है, तत्र क्षरणाद क्षरणाद व क्षारा। आचार्य चरक ने क्या बोला है, छित्वा छित्वा आशयात क्षारः क्षार्यत्य अधः क्षार्यत्य अधः, है ना। छित्वा छित्वा आशयात क्षारः क्षरत्वात् क्षार्यत्य अधः, ठीक है ना। और कहां पर बताया, बहुत इंपॉर्टेंट, चिकित्सा स्थान के 5वें चैप्टर जिसका नाम क्या है, गुल्म चिकित्सा अध्याय, ठीक है।
तो ये आपने क्या पढ़ लिया, इसकी परिभाषा पढ़ लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, क्षार की निरुक्ति क्या होती है ना, क्षार शब्द कैसे बनता है, तो क्षर स्पंदने और क्षण हिंसाया धातु से क्षार शब्द की उत्पत्ति होती है या फिर उत्पत्ति होती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपके यूजी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर में जब क्वेश्चन पूछ लेता है कहीं पे भी और आपको बहुत सी चीजें, स्पेसिफिक चीजें नहीं पता होती, तो इलेबोरेट करने के लिए आप चीजें लिखते हो, है ना। तो इलेबोरेट करने के लिए थोड़ा सा याद रख लेना, है ना। पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको एग्जाम में तो आपको लिखना ही पड़ता है, 2 पेज तो भरने पड़ते हैं 5 मार्क्स में। तो निरुक्ति का भी पूछेगा तो क्षर स्पंदने, ठीक है, क्षर स्पंदने और क्षण हिंसाया धातु से क्षार शब्द की उत्पत्ति होती है। अब इसका महत्व क्या है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। इसका महत्व क्या है कि क्षार हम पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है। तो बोल रहा है सुश्रुत के सूत्र स्थान के 11वें नंबर चैप्टर। देखो बार बार रेफरेंस अपन नहीं बोलेंगे, आपको सारे रेफरेंस पूरी समझ में आना चाहिए कि अगर सुश्रुत का श्लोक है तो वो 11वें नंबर का चैप्टर क्षार पाक विधि का श्लोक है, ठीक है। क्या बोला है महत्व के बारे में, ये श्लोक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना है आपको, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोला है, शस्त्र अनुशस्त्रेभ्य क्षारः प्रधानतम, जितने भी जितने भी शस्त्र हैं और अनुशस्त्र हैं, सब में क्षार को प्रधान बताया गया है। क्यों बताया गया है, तो उसके 3 पॉइंट बताया। पहला पॉइंट, छेद भेद लेख करणात, छेदन भेदन लेखन, ये सारी चीजें करता है। त्रिदोषक नत्वाद, त्रिदोष है, तीनों दोषों का समन करता है। और तीसरा, विशेष क्रिया करता है, इसीलिए जो रहता है इसको क्या कहते हैं, क्षार और शस्त्र और अनुशस्त्र में प्रधान माना गया है, ठीक है। तो आपका पहला नंबर का क्वेश्चन इसमें ये बनता है कि आपसे सबसे पहले ये पूछ लेगा कि बताओ कि शस्त्र और अनुशस्त्र में प्रधान किसको माना गया है, ठीक है। एमसीक्यू में आपके पूछा जा सकता है, ठीक है। शस्त्र और अनुशस्त्र में प्रधान किसको माना गया, और वहां पे 4 ऑप्शन दे देगा आपका, क्षार दे देगा, ठीक है, अग्निकर्म दे देगा, जलौका दे देगा, रक्त मोक्षण दे देगा। तो आपको लगाना है कि शस्त्र और अनुशस्त्र में दोनों में श्रेष्ठ जो है प्रधानतम किसको बताया गया है, तो क्षार को बताया आचार्य सुश्रुत ने, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन आप इसमें लिख लो कि चरक ने अनुशस्त्र में श्रेष्ठ किसको बताया है। कभी ऐसा पूछे कि आचार्य चरक ने अनुशस्त्रों में श्रेष्ठ किसको बताया है, तो जलौका को बताया। तो मैंने आपको 2 पॉइंट बताए, ये दोनों पॉइंट आप अपने, ठीक है, आपके जो भी नोट्स वगैरह है तो उसमें एक अलग से लिख लो कि शस्त्र और अनुशस्त्र में, कभी पूछे आचार्य सुश्रुत के अनुसार शस्त्र और अनुशस्त्र में श्रेष्ठ किसको बताया गया, प्रधानतम किसको बताया गया, तो क्षार को बताया। लेकिन कभी स्पेसिफिक भी आचार्य चरक ने अनुशस्त्रों में श्रेष्ठ किसको बताया है, तो जलौका को बताया। तो ये 2 पॉइंट है। अब बोल दिया कि शस्त्र और अणुशस्त्र में प्रधानतम कौन है, क्षार है। तो उसका रीजन बता रहा है, 3 पॉइंट है, मैंने आपको अंडरलाइन लगाया। पहला, तो देखो क्या लिखा है कि यह शस्त्र और अणुशस्त्रों में सबसे प्रधान है, अर्थात जिन परिस्थितियों में शस्त्र और अणुशस्त्र का प्रयोग किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं, संभव नहीं होता है, उनकी चिकित्सा भी क्षार के द्वारा सुगमता पूर्वक हो जाती है, इसीलिए शस्त्र और अणुशस्त्र में श्रेष्ठ है। अब 3 पॉइंट है, कौन कौन सा। पहला मैंने आपको क्या बताया, छेद भेद लेख करणात, छेदन भेदन लेखन इत्यादि क्रियाएं करने में समर्थ रहता है, ठीक है। ये आप अष्टविध शस्त्रकर्म पूरे के पढ़ोगे, छे भे लेवे ए या वीसी, है ना। तो छेदन भेदन लेखन वेदन ईशन आहरण विश्रावण सीवन, ऐसे 8 शस्त्रकर्म बताए हुए हैं। छेदन मतलब होता है एक्सीजन, भेदन मतलब होता है इंसीजन, लेखन मतलब होता है स्क्रैपिंग। तो ये सारे काम करता है, ठीक है। छेदन का भी काम करता है, भेदन का भी काम करता है, लेखन का भी काम, ये सारे काम करने में समर्थ रहता है, पहला पॉइंट। इसीलिए जो रहता है इसको शस्त्र और अनुशस्त्र में प्रधानता माना गया। दूसरा, त्रिदोषक नत्वाद, तीनों दोषों का समन करता है। तो जब मुख से इसका सेवन करवाया जाता है, ओरली इनटेक करवाया जाता है, तो ये त्रिदोषक होता है, होने के कारण दोषों का समन करने में समर्थ होता है, इसीलिए इसको जो है प्रधानता माना गया। और तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है कि क्षार का प्रयोग जो है स्थानिक के साथ साथ आभ्यंतर रूप से भी किया जा सकता है, इसीलिए ये प्रधान माना गया। देखो अभी अपन क्षार के बारे में पढ़ेंगे ना, ज्यादा आपको परेशान नहीं होना। 2 प्रकार के क्षार प्रकार के भेद बताए हुए हैं। एक होता है प्रतिसारणी, दिखा देता हूं आपको, दिख रहा हूं, देखो एक प्रकार होता है प्रतिसारणी, ठीक है, जिसको अपन लोकल एप्लीकेशन बोलते हैं, और एक होता है पानी, मतलब फॉर इंटरनल यूज। बेसिकली क्या है, 2 प्रकार के क्षार बताए। प्रतिसारणी ऐसा क्षार है जिसमें अपन बाहर से उसको कहीं पे भी स्किन वगैरह पे, जैसे कोई डैमेज हो गया या कुछ भी निकल गया, जैसे मैंने आपको एक मसे का एग्जांपल दिया, तो वहां पे अपन ने क्या किया, चूने को अपन ने बाहर से अप्लाई किया, तो बाहर से लोकल एप्लीकेशन जहां पे होता है, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है, प्रतिसारणी क्षार बोला जाता है। और जहां पर हम उसको पिलाते हैं, ठीक है, जैसे अपन आशा वरिष्ठ बाकी सारी चीजें पिलाते हैं, तो क्षार का जब इंटरनल यूज किया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, पानीय क्षार बोला जाता है। तो वही चीज बोल रहा है, जब उसको मुख से सेवन किया, इंटरनल यूज किया, पानीय क्षार किया, तो वो तीनों दोषों का समन करता है। प्लस इसका दोनों तरीके से प्रयोग किया जा सकता है, अपन इसको लोकली अप्लाई भी कर सकते हैं और अंदर पी भी सकते हैं। तो विशेष क्रियावचारणार्थ के मतलब कि अपन उसको अप्लाई भी कर सकते हैं, प्लस उसको सेवन भी कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये आपको श्लोक ही याद रखना है, ठीक है। शस्त्र अनुशस्त्रेभ्य क्षारः प्रधानतम, पहला पॉइंट,
छेद भेद लेखीकरणात्, त्रिदोषघ्नत्वात् और विशेष क्रिया उच्चारणात्। ठीक है, तो कभी पूछता है कि क्षार की प्रधानता बताइए, तो आपने बताया शस्त्र अनुशस्त्र में क्षार को प्रधान माना गया है। अब आपसे वाइवा में कभी पूछ ले कि शस्त्र अनुशस्त्र में क्षार को प्रधान क्यों माना गया है, तो आपको 3 रीजन बताना है। जैसे आप फैशन टीवी देखते हो ना, वैसे आपसे क्या देखना, सी टीवी देखना। सी टीवी देखना, सी से क्या आ जाएगा, छेद भेद लेखीकरणात्, टी से क्या आ जाएगा, त्रिदोषघ्नत्वात्, और वी से क्या आ जाएगा, विशेष क्रिया उच्चारणात्। फैशन टीवी ना देख करके अब आप क्या देखोगे, सी टीवी देखोगे ना। सी से क्या, छेद भेद लेखीकरणात्, टी से क्या, त्रिदोषघ्नत्वात्, और वी से क्या देगा, विशेष क्रिया उच्चारणात्। इसीलिए शस्त्र और अनुशस्त्र में क्षार को प्रधान माना। अच्छा जल्दी से बताओ, चरक ने अनुशस्त्रों में श्रेष्ठ किसको बताया है, जलोका को बताया है ना। तो आपने दोनों पॉइंट देख लिए, शस्त्र और अनुशस्त्र में सुश्रुत ने प्रधानतम किसको बताया, क्षार को, और क्या कहते हैं अनुशस्त्रों में चरक ने श्रेष्ठ किसको बताया, तो जलोका को बताया। अब इसकी प्रधानता के बारे में एक अलग चीज बता देते हैं, डल्हड़ बता देते हैं कि जैसे 3 पॉइंट हमने देखे थे ना, कि जहां पे शस्त्र कर्म करना असंभव नहीं है तो वहां पे हम अग्नि कर्म करवा सकते हैं, क्षार कर्म करवा सकते हैं, जलोका करवा सकते हैं, है ना। तो पूछ रहा है कि कौन जो रहता है गुड बेटर बेस्ट वाली कंडीशन है, कौन गुड है, ठीक है, कौन उससे बेटर है, और कौन सबसे बेस्ट है ना। तो उसी को बोला है प्रधान, प्रधानतर और प्रधानतम, वही वाली कंडीशन है, गुड ये है बेटर, ठीक है, और सबसे बेस्ट कौन सा बताया, तो ये क्षार को बताया है ना। तो इसी तरीके से बोल रहा है अत्र जलोकसा प्रधानम, जलोका क्या है, प्रधान है, ये हमने देख लिया। अग्नि को क्या बोल रहा है, प्रधानतर बोला है, मतलब बेटर बोल रहा है, लेकिन क्षार क्या है, प्रधानतम है, सबसे ज्यादा बेस्ट है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप देख लेना, आचार्य डल्हड़ ने इसकी प्रधानता बताया कि क्षार, अग्नि और जलोका में कभी पूछे कि गुड बेटर बेस्ट कौन है, तो जलोका जो है वो गुड है, ठीक है, प्रधान है, अग्नि क्या है, प्रधानतर है, और क्षार क्या है, सबसे ज्यादा प्रधानतम है। ठीक है, तो इसके बारे में एक और चीज उपमा दे रहा है, बस आपको हिंदी रीड करना है। देखो बोल रहा है, आचार्य डल्हड़ ने यहाँ पे स्पष्ट किया है कि अग्नि और क्षार, ये जो 2 पॉइंट पढ़े ना अपन, एक केमिकल क्वार्टराइजेशन था, एक थर्मल क्वार्टराइजेशन था, तो अग्नि और क्षार दोनों अपने अपने कर्मों में श्रेष्ठ होते हैं, दोनों क्वार्टराइजेशन का काम कर रहे हैं, क्षरण करने का, काट काट के गिरा रहे हैं, लेकिन दोनों की अपनी अपनी एक विशेषता है ना। अगर आप कभी बोलोगे कि दोनों तो भाई काटने का ही काम कर रहे हैं, तो इन दोनों को अलग अलग से क्यों बता दिया है, तो दोनों अपनी अपनी जगह पे श्रेष्ठ हैं, अपने गुणों में श्रेष्ठ है। जिस प्रकार से दृढ़ प्रहार करने की क्षमता किसमें थी, कर्ण में थी। ठीक है, देखो 2 प्रकार के दो धनुर्धारी आपने देखे होंगे महाभारत में, है ना, अगर आप कभी देखे होंगे, तो एक तो कर्ण थे, ठीक है, श्रेष्ठ धनुर्धारी थे, है ना, और एक अर्जुन थे, है ना। तो कर्ण किसके लिए माने जाते थे, दृढ़ प्रहार करते थे, मतलब ऐसा प्रहार करते थे कि बहुत ज्यादा वो दृढ़ होता था, ठीक है, और लेकिन दूर तक लक्ष्य भेदने की पावर किसमें थी, तो अर्जुन में थी, है ना। तो समझ रहे हो, दोनों धनुर्धारी हैं, लेकिन एक जो है इतना तेज प्रहार कर रहा है और एक जो है दूर तक प्रहार कर रहा है। तो दोनों धनुर्धारी हैं, लेकिन दोनों अपने अपने गुणों में श्रेष्ठ हैं। वैसे ही दोनों जो है ये क्वार्टराइजेशन का काम करेगा, एक केमिकल क्वार्टराइजेशन करेगा, एक थर्मल क्वार्टराइजेशन करेगा, लेकिन दोनों के अपने अपने कार्यों में श्रेष्ठ है। ठीक है, तो ये चीज बता दी है। ठीक है, तो हम डल्हड़ का ये थोड़ा सा जरूर याद रखना कि जलोका को प्रधान बताया गया, अग्नि को प्रधानतर और क्षार को प्रधानतम। अब जैसे हमने आपको भेद भी डिस्कस करे थे कि क्षार के भेद जो रहते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, सदुविधम, कौन कौन से होते हैं, प्रतिसारणी क्षार होता है और पानीय क्षार होता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया प्रतिसारणी मतलब लोकल एप्लीकेशन, लोकल एप्लीकेशन मतलब कोई भी स्किन वाली डिसीजेज है, ठीक है, तो जैसे कुष्ठ, विसर्प हो गया, लेप्रोसी, कहीं पे भी कोई भी चीज होगी तो वहां पर अपन क्या लगाते हैं, स्किन वाली डिसीजन में जो भी है तो अपन लोकल अप्लाई कर सकते हैं, बाहर से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई जीआईटी की डिसीज हो जाती है तो अंदर पीना पड़ेगा ना भाई, तो जीआईटी की जितनी भी डिसीज हो जाएंगे उसमें अपन क्या करेंगे, उसको इंटरनल यूज करेंगे, उसको अपन क्या बोल देते हैं, पानी क्षार बोलते हैं। तो कभी भी आपसे कोई पूछे कि क्षार कितने प्रकार की होती है, तो क्षार 2 प्रकार की होती है, प्रतिसारणी और पानी। प्रतिसारणी जिसको अपन बाहर से लोकल अप्लाई करते हैं, ठीक है, कोई भी स्किन डिसीजेज हो गई, और पानी क्षार जो रहती है जिसका अपन इंटरनल यूज करवाया जाता है, जैसे कोई भी जीआईटी की डिसीज हो गई। ठीक है, अब अष्टांग संग्रह ने एक अलग चीज बता दी है, कोई अलग से चीज नहीं बताई है, बस इसी को क्या कहते हैं, नाम अलग दे दिया है। प्रतिसारणी मतलब लोकल एप्लीकेशन, तो इसी को आचार्य अष्टांग संग्रह ने क्या बोल दिया, सदुविध बाह्य अंतः परिमार्जन, एक बाह्य परिमार्जन है और एक अंतः परिमार्जन है। अंतः परिमार्जन जिसका इंटरनल यूज किया जाएगा इसी को तो पानी क्षार बोला था, और बाह्य परिमार्जन जिसको बाहर से अप्लाई किया जाता है उसी को प्रतिधारणी बोला था। तो बस आपको ये याद रखना है कि आचार्य सुश्रुत ने क्षार के 2 भेद बताए, कौन कौन से, प्रतिसारणी और पानी, है दोनों सेम ही है ना। प्रतिसारणी को ही बाह्य परिमार्जन बोल दिया और पानी को ही अंतः परिमार्जन बोल दिया, लेकिन अष्टांग संग्रह ने क्या टर्म यूज किया है, तो बाह्य परिमार्जन और अंतः परिमार्जन टर्म को यूज किया है। ठीक है, अब इसके योग्य कौन कौन से रहेंगे, ठीक है, किसमें किसमें अपन प्रतिसारणी क्षार का प्रयोग करेंगे और किसमें किसमें हम पानी क्षार का प्रयोग करेंगे, तो ये सारी चीजें आपको बिल्कुल रटना नहीं है, मैं आपको जितना बताऊंगा सिर्फ आपको उतना याद रखना है ना। देखो
पहले ही अपन डिस्कस कर चुके हैं कि प्रतिसारणी क्षार को अपन जो भी स्किन डिसीजेज होंगी तो उसमें करवाएंगे। तो जितनी भी स्किन डिसीजेज आपके दिमाग में नाम में याद आए, कभी ऐसा एग्जाम में योग या योग पूछा जाए आपके एग्जाम में, है ना, तो जितनी भी स्किन डिसीजेज आपके दिमाग में आए, कौन कौन से, जैसे कुष्ठ हो गया, किटिब हो गया, दद्रु हो गया, मंडल हो गया, किलास हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो तिलकालक हो गया, चर्म कील हो गया, नेक्स्ट हो गया, वंग हो गया, मशक हो गया, ये सारी क्या पूरी की पूरी स्किन डिसीजेज हैं। तो जितनी स्किन डिसीजेज आपके दिमाग में है सारी लिख देना। उसके बाद आपको बस ये 3 पॉइंट जो अंडरलाइन लगाए हैं इसको याद रखना है। क्यों याद करना है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। पहला अंडरलाइन लगाओ अर्श, दूसरा अंडरलाइन लगाओ कृमि और तीसरा अंडरलाइन लगाओ विष, ठीक है। प्लस 7 प्रकार के मुख्य रोग। कौन कौन से मुख्य रोग? उपजीविका, अधिजीविका एक साथ याद रखना, उपकुश और दंत वैधर्भ को एक साथ याद रखना, और 3 प्रकार की रोहिणी, ठीक है। तो ये 7 प्रकार के मुख्य रोग। तो बेसिकली आपको याद क्या रखना है, हमने क्या याद रखा, प्रतिसारणी क्षार में सबसे पहले आपने क्या देखा, जितने भी स्किन डिसऑर्डर है, ठीक है। उसके बाद मैंने अविक्री, ठीक है, अर्श, विष और कृमि, ये 3 पॉइंट आपको बोले कि अलग से याद रखना है, ठीक है। प्लस 7 प्रकार के मुख्य रोग। 7 प्रकार से भी मुख्य रोग कौन कौन सा? एक उपजीविका हो गया, एक अधिजीविका हो गया, एक उपकुश हो गया, एक दंत वैधर्भ होगा, 3 प्रकार की रोहिणी। तो आपको क्या याद रखना है, जितनी भी स्किन डिसीजेज है वो सारी एक साथ याद रख लेना। जितने भी नाम याद आ जाए आपको, एक साथ बैठ करके रटना नहीं है इसको ना, जितनी भी स्किन डिसीजेज आती हैं सारी की सारी इसमें लिख देना, ठीक है। याद क्या करना है आपको, अर्श, विष और कृमि पहला पॉइंट, और दूसरा 7 प्रकार के मुख्य रोग, उसमें कौन कौन सा, उपजीविका, अधिजीविका, उपकुश, दंत वैधर्भ और 3 प्रकार की रोहिणी, ठीक। अब पानीय क्षार के बारे में देखते हैं कि पीने वाली क्षार कहाँ कहाँ पे। तो मैंने आपको बताया अंदर जहां पे जितनी भी जीआईटी की डिसीजेज होंगी, गट, है ना, तो वहां पर अपन पानी क्षार का प्रयोग करेंगे। तो बताओ, देखो, कृत्रिम विष पी लिया है, गर विष, गर विष आपने पढ़ा होगा अगर तंत्र में सेकंड है। गर संयोगजम क्या रहता है, गर विष संयोग से बनता है, स्थावर और जांगम विष के संयोग से बनता है, ठीक है। और कालांतर विपाकत्वम, देर से इफेक्ट दिखाता है, और न च तद आंसू हरंत सुन, है ना, शीघ्र ही व्यक्ति को नहीं मारता है। मतलब बेसिकली ऐसा विष जो है जो कि देर से इफेक्ट दिखाता है। तो अंदर है, विष का इफेक्ट कहाँ होगा, अंदर होगा ना। तो उसमें अपन क्या पानी क्षार का प्रयोग करेंगे। गुल, अंदर की व्याधि, उदर हो गया, पेट में दर्द है, अग्निसंग हो गया, अजीर्ण हो गया, रोचक हो गया, अनाह हो गया, ठीक है। तो ये जितनी भी डिसीजेज है सब क्या है, अंदर है, जीआईटी की डिसीजेज है, तो उसमें आपको पीना पड़ेगा तो वो हो जाएगा। प्लस मैंने आपको क्या बताया यहाँ पे, अर्श, विष और कृमि। तो देखो इसलिए बताया था क्योंकि अर्श, विष और कृमि 3 ऐसी व्याधियां हैं जिसमें अपन प्रतिसारणी प्लस पानी दोनों क्षारों का प्रयोग करवा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए याद रखना है, आपको क्या याद रखना है, बस इस वाले में आपको क्या याद रखना है, अविक्री, अर्श, विष और कृमि, अविक्री याद रख लेना। अर्श, विष और कृमि ऐसी व्याधियां हैं जिसमें अपन प्रतिसारणी प्लस पानी क्षार दोनों का प्रयोग करवाते हैं, ठीक है। तो कभी ऐसा पूछेगा आपसे एग्जाम में, एमसीक्यू में पूछ ले, अर्श, विष और कृमि का प्रयोग कौन से क्षार में करवाया जाता है। पहला प्रतिसारणी, दूसरा पॉइंट देगा आपको पानी, तीसरा देगा दोनों, और चौथा देगा नन ऑफ द अबव, है ना। तो आपको टिक लगाना है कि दोनों, प्रतिसारणी और पानी क्षार दोनों में प्रयोग करवाया जाता है, किसका, अर्श, विष और कृमि का, ठीक है। यहाँ पे 2 अलग से स्पेसिफिक पॉइंट भी बताए हुए हैं, इसको देख लो जरा। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है कि बाह्य विद्रधि है, विद्रधि का मतलब होता है एब्सेस कहीं पे बन गया, ठीक है। तो बाहर से अगर एब्सेस बना हुआ है तो उसमें अपन प्रतिसारणी क्षार का प्रयोग करवाएंगे। लेकिन आभ्यंतर विद्रधि हो गई है, अंदर से एब्सेस बना हुआ है, तो अपन उसमें पानी क्षार का प्रयोग करवाएंगे। तो ये तो अंडरस्टूड है। लेकिन कंफ्यूज करने वाली चीज है कि दोनों में क्या कहते हैं, विद्रधि लिखा है, तो उसमें विद्रधि को आपको नहीं पकड़ना है, इसमें बाह्य विद्रधि की आभ्यंतर विद्रधि है, ये आपको नोटिस करना है, ठीक है। बाहर विद्रधि रहेगी तो बाहर से है, तो बाहर से अपन लोकल एप्लीकेशन मतलब प्रतिसारणी क्षार का प्रयोग करवा देंगे, और आभ्यंतर विद्रधि रहेगा तो पानी क्षार का प्रयोग करवाएंगे। प्लस एक और पॉइंट मैंने आपको क्या बताया, अविक्री, अर्श, विष और कृमि में प्रतिसारणी प्लस पानी क्षार दोनों का प्रयोग करवाया जाता है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अलग से याद रख लेना। योग या योग बिल्कुल कुछ भी ज्यादा याद नहीं करना है, बस इतना याद रखना है, प्रतिसारणी में सारी स्किन डिजीज आ जाती है, 7 प्रकार के मुख्य रोग और अविक्री। पानी क्षार में आपको जितनी भी जीआईटी की डिसीज है, गुल्म हो गया, उदर हो गया, अग्निमांद हो गया, जीर्ण हो गया, रोचक हो गया, जो भी सब याद आ रहा है सब लिख देना, प्लस अविक्री लिख देना, बस खत्म, फुर्सत, ठीक है। अब पानी क्षार का वर्ज कहाँ पे रहता है, कहाँ कहाँ पर इसको कॉन्ट्रा इनहिबिटेड रहता है, कहाँ पे अपन इसको प्रयोग नहीं करवाना। तो बताओ, देखो बिल्कुल सिंपल सी चीज है। क्षार मतलब अपन ने क्या पढ़ा था अभी, केमिकल क्वार्टराइजेशन। क्वार्टराइजेशन मतलब क्षारण करने का काम कराता है, दहन कर्म करवाने का काम करवाता है। तो वो क्या है, पित्त की वजह से होता है ना। तो जितनी भी पित्त प्रकृति वाले पित्तज विकार होंगे उन सब में अपन इसका प्रयोग नहीं करवाएंगे, ठीक है। क्वार्टरी है भाई, जलाने का काम कर रही है, और पित्त उष्ण रहता है तो और ज्यादा उसको खराब कर देगा ना। तो वहां पर पित्तज वाली जितनी भी व्याधियां रहेंगी वहां पर ये सारी चीजें इनहिबिटेड रहेंगी। तो कौन कौन सी व्याधि रहेंगी, देखो, रक्त पित्त, ज्वर हो गया, पित्त प्रधान रहता है, पित्त प्रकृति का पुरुष है, और ये तो सब में कॉमन ही रहता है। बालक, वृद्ध, दुर्बल व्यक्ति हो जाएगा, या फिर गर्भिणी हो गया, प्रसूता हो गया, तो ये सब चीजों पे, उन सब चीजों, ये तो हर जगह पे कॉन्ट्रा इनहिबिटेड रहती है ना। तो बालक, वृद्ध है, दुर्बल व्यक्ति है, भ्रम, मूर्छा और मद से पीड़ित है,
तिमिर रोग, ठीक है, ये देखो वापस से आगे तिमिर से पीड़ित रहेगा। तो इन सब में जो रहता है ये वर्ज्य रहता है। और क्षार का निषेध मतलब प्रतिसारणी और पानी क्षार दोनों का निषेध किस में रहता है? तो देखो दुर्बल बालक, वृद्ध, भीरू यानी कि डरपोक रहेगा, ये तो हर जगह पे पढ़ते हो आप। गर्भिणी हो गया, रजस्वला स्त्री रहेगी, ठीक है। और जितने भी पित्त विकार आते हैं सब लिख देना इसमें। रक्त पित्त आ गया, आपका ज्वर आ गया, ठीक है, तृष्णा आ गया, मूर्छा हो गया, ठीक है, किसी का नपुंसक हो गया, गर्भाशय भ्रंश हो गया, तो इन सब चीजों में अपन क्षार का प्रयोग नहीं करवाते। तो इसमें ज्यादा बिल्कुल बैठ करके रटने की जरूरत नहीं है। पित्त प्रकृति लिख देना और पित्त जितनी भी व्याधियां हैं सब में लिख देना। बालक, वृद्ध, दुर्बल और गर्भिणी जो रहती है रजस्वला, ये तो सब में निषेध ही रहती है, ठीक। अब यहाँ से जो अपन दो प्रकार के क्षार पढ़े थे, ठीक है, कौन कौन से पढ़े थे? एक प्रतिसारणी पढ़े थे और एक जो था पानी पढ़े थे, ठीक है। प्रतिसारणी जिसको अपन लोकली बाहर से अप्लाई करते हैं, पानी मतलब जिसका अपन इंटरनल यूज करते हैं। अब जो प्रतिसारणी क्षार है ना, इसको बनाने के तीन तरीके हैं, ठीक है। तो मतलब एक मृदु क्षार बनती है, एक मध्यम क्षार बनती है और एक तीक्ष्ण क्षार बनती है ना। तो इसके तीन भेद बताए हुए हैं। तो उसको बनाने की विधि के बारे में अपन पढ़ रहे हैं कि कैसे हम मृदु क्षार को बनाएंगे, कैसे हम मध्यम क्षार को बनाएंगे और कैसे हम तीक्ष्ण क्षार को बनाएंगे। तो यहाँ से अब इसकी निर्माण विधि चालू हो रही है, तो जल्दी से देख लो इसको। आज हम बस प्रतिसारणी क्षार की निर्माण विधि तक ही देखेंगे। देखो बिल्कुल सिंपल है, एक बार रीड करते हैं फिर आपको पूरा समझ में आ जाएगा। सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं मृदु क्षार बनाने के लिए, ठीक है। तो अभी सिर्फ इतना ध्यान देना कि अपन मृदु क्षार बना रहे हैं। तो क्या बोल रहा है देखो, प्रतिसारणी क्षार बनाने के लिए शरद ऋतु में, सबसे इंपॉर्टेंट इसको अंडरलाइन लगाओ, शरद ऋतु में उत्तम दिनों में किसी भी शिखर या फिर हिल्स पर चले गए, वहां पे प्रशस्त भूमि देख ली वहां पे, ठीक है, ऐसा प्लांट देख लिया जो कैसा था, मध्यम आयु का था और रस की गुण वीर्य विपाक से युक्त था, ठीक है। उसको मंत्र आदि से अभिमंत्रित कर देना, ठीक है। तो पहले वाले पॉइंट में आपको क्या याद रखना है, ऋतु कौन सी रहेगी? तो ऋतु आपको शरद ऋतु में जाना है, ठीक। प्लस प्लांट कैसा ले लेना है आपको, वृक्ष कैसा लेना है? तो मध्यम आयु का लेना चाहिए, जो कि रस गुण वीर्य विपाक से, ठीक है, संपूर्ण हो, ठीक है। तो पहले वाले पॉइंट में आपने देखा कि ऋतु, आपने शरद ऋतु में आपको जाना है, किसी भी पर्वत की चोटी पर जाना है, वहां पे प्रशस्त भूमि को देखना है, वहां पे कोई मध्यम आयु का प्लांट देखना है, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, एकदम छुप टाइप का होना चाहिए। जैसे अपामार्ग की क्षार का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है, तो अपामार्ग क्या है? छुप है ना, उसका पूरा पंचांग प्लांट का अपन यूज करते हैं, सारी चीजें है ना, उसका मूल, पत्र, पुष्प, त्वक, सब सारी चीजें यूज करते हैं। तो मध्यम आयु का प्लांट देख लेना है जो कि रसगुण वीर्य विपाक से, ठीक है, युक्त होना चाहिए। उसको अभिमंत्रित कर लेना है, मंत्र वगैरह जो भी आपके हैं उसको बोल देना है, ठीक है। उसको फिर उसको उखाड़ देना है, उसको कलेक्ट कर लेना। पहला पॉइंट ये आपने प्लांट का कलेक्शन कर लिया, ठीक है। अब उस प्लांट में जिसकी भी आपको क्षार बनानी है, जैसे अपामार्ग की क्षार बनानी है तो अपामार्ग के प्लांट को कलेक्ट कर लिया। तो वैसे ही अपन को, अगर चलो इमेजिन कर लो कि अपामार्ग की ही क्षार बनानी है, तो अपामार्ग आपको किसी भी पर्वत हिल पर गए, वहां पे शरद ऋतु में गए और वहां पर देखा आपने प्रशस्त भूमि में, वहां पे अपामार्ग का प्लांट ऐसा लगा हुआ था, तो आपने क्या किया, मध्यम आयु का था, उसमें रसगुण वीर्य विपाक से परिपूर्ण था, आपने इसको देख लिया, फिर आपने इसको अपामार्ग को कलेक्ट कर लिया, ठीक। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके छोटे छोटे खंडों में इसको विभाजित कर देना, मतलब इसके छोटे छोटे टुकड़े कर देना है, ठीक है। छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद, ठीक है, एक कढ़ाई पे देखो, इस कढ़ाई पे आपको अपामार्ग के छोटे छोटे टुकड़े कर करके इसको सुखा लेना है पहले, ठीक है। और उसके बाद फिर इसके छोटे छोटे टुकड़े करके इस कढ़ाई में भर लेना, ठीक। इस प्रकार, ठीक है, भली प्रकार से सूख जाने पर अब इसको जब आपने उसमें डाल दिया तो उसके ऊपर आपको क्या डालना है, चूने के छोटे छोटे कंकड़ डाल देना है और तिल नाल की अग्नि से प्रदीप्त कर देना है, ठीक है। क्या बोल रहा है, एक प्लांट लिया आपने, अपामार्ग का प्लांट, ठीक है, किसी भी हिल विल पे जाकर के उसको कलेक्ट कर लिया। अब इसको छोटे 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 टुकड़े कर लिए। छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद आपने इसको धूप में सुखा लिया, ठीक है। जब ये धूप में सूख गया तो आपने एक कढ़ाई ली, कढ़ाई में इसी होता है, ठीक है, सूखे हुए पार्ट से इसको जाकर के डाल दिया। अब इसके ऊपर आपने छोटे छोटे चूने के कंकड़ डाल दिए। क्यों डाल दिए? क्योंकि क्षार मतलब क्या है, बस भस्म है ना, तो भस्म जब बन जाएगी तो ये क्या है, उड़ जाएगी, है ना। तो चूने के छोटे छोटे इसमें क्या नाम है, कंकड़ वगैरह डाल दिए, या फिर कोई और भी लॉजिक हो सकता है। आप तो बस इतना याद रखो कि कढ़ाई में आपने इस प्लांट को डाला और उसमें ऊपर से छोटे छोटे चूने के कंकड़ वगैरह डाल दिए। अब फिर आपने क्या करा, उसमें तिल नाल की अग्नि से, शीशम स्टॉक की अग्नि से जो रहता है, मतलब ये प्लांट है, ठीक है, तो उसकी जो रहता है, ठीक है ना, घास फूस और लग डाल करके और उसको तिल नाल की अग्नि से प्रदीप्त कर देना है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि किसकी अग्नि से प्रदीप्त करना है, तो तिल नाल की अग्नि से प्रदीप्त कर देना। प्रदीप्त होने के बाद जब वो अपने आप, जब आग पूरी तरीके से जल जाएगी, फिर उसके बाद आग जब बुझ जाएगी तो फिर उसके बाद आपको वेट करना है कि ये ठंडा हो जाए। तो जब अग्नि स्वांग शीत हो जाए, मतलब जो अग्नि है वो ठंडी हो जाए, तो उसके बाद ये क्या बन जाएगी, पूरी राख बन जाएगी। तो इसी राख को क्या कहा जाता है, बेसिकली क्षार कहा जाता है। तो ये आपका सबसे पहला पॉइंट, आपने क्षार का निर्माण कर लिया। अब ऊपर से आपने जो चूने के छोटे छोटे कंकड़ वगैरह डाले थे उसको अलग कर लेना और अपनी क्षार को अलग कर लेना। पहले इतनी चीज समझ में आई। प्लांट का कलेक्शन किया आपने, कौन सी ऋतु में कलेक्ट करना है, तो शरद ऋतु में करना है।
कौन सा प्लांट होना चाहिए, तो वृक्ष ऐसा होना चाहिए जो मध्यम आयु का होना चाहिए, रसगुण विभाग से परिपक्व होना चाहिए। ठीक है। कौन सी अग्नि से अपन को इसको पाक करवाना है, तो तिल नाल की अग्नि से प्रदीप्त करवाना है। कढ़ाई में इसको लेकर के इसको सुखा लिया था, कढ़ाई में लिया, छोटे छोटे इसमें चूने के कंकड़ डाल दिए ऊपर से, और उसके बाद फिर तिल नाल की अग्नि से प्रदीप्त कर दिया। जब अग्नि ठंडी हो गई तो इसको जो रहता है उतार लिया और चूने के कंकड़ को अलग कर लिया, और ये आपकी जो बन गई है वो क्या बन गई, क्षार यानी कि भस्म बन गई। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहा है कि ये जो आपकी क्षार बन गई है, ठीक है, इस तरीके जलाने के बाद जो आपकी भस्म तैयार हो गई है, उस भस्म को आपको कितना पार्ट लेना है, 1 द्रोण की मात्रा में लेना है। और इसमें आपको क्या डालना है, 6 द्रोण जल डाल करके उसको घोलना है अच्छी तरीके से। तो भस्म और जल का रेशियो कितना हो गया, 1:6 हो गया। ठीक है। तो ये मैंने सिर्फ एक क्या कहते हैं पात्र ले लिया है। ये मटके का मतलब मिट्टी का हो ये जरूरी नहीं है। ये जो कढ़ाई ली थी ना, इसमें आपने कढ़ाई में ये क्षार लिया था। ठीक है। तो इसमें भस्म आपको कितना लेना है, 1 द्रोण की मात्रा में लेना है। और इसमें आपको पानी मिला देना है, जल मिला देना है, कितना, 6 गुना। तो 6 गुना मतलब कितना हो जाएगा, 6 द्रोण इसमें पानी मिल गया। तो अब नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या पूछा जाएगा कि भस्म और जल का रेशियो कितना रहता है, तो 1:6 का रेशियो रहता है। ठीक है। उसके बाद अब इसमें जब आपने क्षार में क्या डाल दिया, पानी डाल दिया, तो पानी को क्या बोल देते हैं, उदक बोल देते हैं। तो ये अब यहाँ पे आपका क्या बन गया, क्षार उदक बन गया, क्षार उदक बन गया। जैसे जलोदर एक आपने व्याधि पढ़ी होगी ना, जलोदर जिसको अपन क्या बोलते हैं, एसाइटिस बोल देते हैं। तो उसमें क्या होता है, उदर में क्या रहता है, जल भर जाता है। ठीक है। तो उसको क्या बोल दिया, जलोदर बोल दिया। वैसे ये क्षार बनी थी आपकी, क्षार में आपने उदक डाल दिया, तो उसकी क्या बन गया, अब यहाँ पे आपका क्या बन गया, क्षारोदक बन चुका है। और उसमें भस्म और जल का प्रमाण कितना है, 1:6 के रेशियो में। ठीक है। तत्पश्चात छनित घोल को आपने ये जो क्या कहते हैं, ये भस्म में पानी डाला और इसको अच्छी तरीके से छान लेना है। तो छनित घोल जो रहता है उसको एक बड़ी कढ़ाई में रख लेना है और धीरे धीरे अग्नि चला करके उसमें पाक करना है। अब ये जो क्षारोदक था आपने क्षार प्लस पानी मिला करके यहाँ पे बना दिया था, इसमें धीरे धीरे से अग्नि लगा के और धीरे धीरे से इसको पाक करोगे। जब पाक होते होते ये कैसा हो जाएगा, निर्मल हो जाए, लाल वर्ण का हो जाए, तीक्ष्ण हो जाए और पिच्छिल हो जाए, तब इसको कढ़ाई से उतार लेना चाहिए। ठीक है। और इसको पुनः छान लेना चाहिए। ठीक है। तो आपने क्या किया, क्षारोदक में नीचे से अग्नि आग जला दी। ये कैसा हो गया, जब आपने देखा कि निर्मल हो गया, लाल वर्ण का हो गया, तीक्ष्ण और पिच्छिल हो गया, तब इस कढ़ाई को आपने नीचे उतार लिया। ठीक है। और अच्छी तरीके से इसको छान लिया। ठीक है। तो ये जो आपकी क्षार बन गई है ना, इस क्षार को आप क्या बोलते हो, मृदु क्षार, या फिर इसी का नाम क्या है, संव्यूहीन क्षार। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन लगाना। आपके एमसीक्यू में पूछा जाता है मृदु क्षार को और क्या बोला जाता है, उसमें 3-4 ऑप्शन दे देगा। तो संव्यूहीन क्षार भी मृदु क्षार का ही नाम है। जैसे अभी अपन आगे पढ़ेंगे कि तीक्ष्ण क्षार को ही पाक क्षार भी बोला जाता है। जो तीक्ष्ण क्षार बनती है ना, इसी को ही पाक क्षार भी बोला जाता है। वैसे ही मृदु क्षार को क्या बोला जाता है, संव्यूहीन क्षार बोला जाता है। ठीक है। तो ये आपने मृदु क्षार का निर्माण कर लिया। ठीक है। जल्दी से बताओ, शॉर्ट में आपने प्लांट को कलेक्ट किया, हिल पे जाकर के इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए, इसको धूप में जाकर के आपने सुखा लिया, एक कढ़ाई पे आपने ये जो प्लांट को डाला, नीचे से तिल नाल की अग्नि से प्रदीप्त कर दिया, ऊपर से चूने के टुकड़े डाल दिए थे ताकि ये उड़े वगैरह ना। ठीक है। उसके बाद जब आपने जला दिया तो ये जब आग ठंडी हो जाती है तो ये भस्म के रूप में बन जाती है। तो भस्म क्या है, क्षार आपकी तैयार हो गई है। ठीक है। उसके बाद आपने इसमें चूने वगैरह के कंकड़ जो थे डाले थे उसको हटा दिया। अब इसमें आपने पानी डाला, कैसा, 1:6 के रेशियो में डाला। तो जब आप नेक्स्ट कढ़ाई पे आ जाता तो उसमें आप क्षारोदक हो गया, उसमें पानी डाल दिया। इसके बाद आपको इसको नीचे अग्नि जला देना है। अग्नि से जलाते जलाते जब ये निर्मल हो जाए, लाल रंग का हो जाए, तीक्ष्ण और पिच्छिल हो जाए, ठीक है, तो इस कढ़ाई को आपको उतार लेना और अच्छी तरीके से छान लेना। तो ये जो आपकी छार बन गई है, ये कौन सी छार बनी है, मृदु छार बन गई है, जिसको हम संव्यूहीन छार भी बोला जाता है। ठीक, इतना पॉइंट क्लियर हुआ आपका। नेक्स्ट आप, मध्यम क्षार क्या होता है, ये वाले पॉइंट अभी छूटे, मैं आपको बताता हूँ ना। मध्यम क्षार क्या होता है, ये जो क्षार आपकी बनी थी, इसमें जब आपने 4 चीजें और डाल दी, कौन कौन सी 4 चीजें, कट शर्करा, भस्म शर्करा, क्षीर पाक और शंखनाभी, ये 4 चीजें भी और एक्स्ट्रा ऐड कर करके इसमें जाकर के आपने बुझा दिया, तो वो आपकी जो क्षार बन गई है वो कौन सी बन गई, मध्यम क्षार बन गई है। और जब इसी में अगर आपने दंती, द्रवंती, चित्रक, लांगली, ये सारी चीजें डाल दी हैं तो उसको क्या बोल देते हैं, तीक्ष्ण क्षार बोल देते हैं। मतलब नॉर्मल नॉर्मल सी चीजें समझ में आई। जब आपने प्लांट को लिया, उसको जलाया, उसके बाद फिर क्या नाम है, जो क्षार बनी उसमें 6 भाग जो रहता है जल डाल करके फिर उसको पकाते गए जब तक वो निर्मल लाल रंग का पिक्चर बन गया, तो ये कौन सी आपकी क्षार बनी थी, मृदु बनी थी। इसी में ही जब आपने 4 चीजें और ऐड कर दी, क्या 4 चीजें ऐड करी, कक्षी भ्रंश, ठीक है, क्या ऐड की, कक्षी भ्रंश, ठीक है, कट शर्करा, भस्म शर्करा, क्षीर पाक और शंखनाभी, ये 4 चीजें जब कच्ची भ्रंश आपने ऐड किया तो वो आपकी कौन सी बन गई, मध्यम क्षार बन गई। और इसी में जब आपने तीक्ष्ण चीजें और डाल दी, जैसे दंती है, द्रवंती है, चित्रक है, लांगली है, ये सारी चीजें इसमें और डाल दी, तो और उसके बाद फिर पाक किया, तो वो कौन सी क्षार बन गई आपकी, तीक्ष्ण क्षार बन गई, जिसको हम पाक के क्षार भी बोलते हैं। ठीक है।
तो अब इसमें बोल रहा है, देखो ये वाला पार्ट जो आपकी मृदु क्षार बनी थी ना, इसमें से अब ये बोल रहा है कि 1 या 1.5 गुणक जो रहता है हमको अलग कर लेना है। ऐसे काम की चीज नहीं है। ये क्यों अलग करना है? सैंपलिंग के लिए अलग कर लेना है। तो उसके बारे में ही बोल रहा है। ये जो क्षणिक द्रव्य था उसमें से 1 या 1.5 गुणक जो रहता है क्षार को हम अलग कर लेते हैं और पुनः अग्नि पर चढ़ा लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? वो सैंपलिंग के लिए कर लेते हैं, आपके काम का नहीं है। अब ये जो अपन ने पानी डाला था ना 6 भाग, तो अगर आपको इसको और तीक्ष्ण बनाना हो तो बोला है तीक्ष्ण बनाने के लिए, तीक्ष्ण क्षार का निर्माण करने के लिए पानी के स्थान पे आप गौमूत्र ले लेते हैं, है ना? तो वो और ज्यादा तीक्ष्ण हो जाती है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट इसलिए हमने डिस्कस नहीं करे थे क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते। तो ये जो आपकी क्षार बन गई थी ना बेसिकली, तो बस वो मध्यम मृदु क्षार बन गई थी। मध्यम क्षार में जब आते हैं तो हमने डाला था ये कक्षी भ्रंश डाल दिया था, ठीक है, और उसके बाद फिर उसमें उसको बुझा दिया था। अब कितनी मात्रा में लेना ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो जो क्षारोदक है वो आपको 2 द्रोण की मात्रा में लेना है, और 8 पल आपको ये जो शंख नाभि आदि, ये जो कक्षी भ्रंश वगैरह डाला है ना, ये आपको कितनी मात्रा में लेना है? 8 पल की मात्रा में लेना है। कैसे याद रखोगे? CS की डीपी जो है वो 28 साल की है। चंद्रशेखर की डीपी, ठीक है, व्हाट्सएप पे आप लगाते हो ना डीपी, तो चंद्रशेखर की डीपी कितने हैं? 28 साल की। चंद्रशेखर की डीपी देखा तो ऐसा लगा कि 28 साल का है। तो सी से क्या देगा आपका? क्षारोदक। तो आपने जो मध्यम क्षार बनानी थी तो क्षारोदक कितना लिया था? डी मतलब द्रोण लिया था, और कितना? 2 द्रोण लिया था। ठीक है, लेकिन एस से क्या देगा? शंख नाभि आदि। शंख नाभि आदि में क्या आता है? कच्ची भ्रंश आता है, कट शर्करा, क्षीरपाक, ठीक है, भस्म शर्करा और शंखनाभि। तो ये जब चार डालना है तो ये पल के प्रमाण में डालना है, और कितने पल डालना है? 8 पल के प्रमाण में डालना है। तो बस इतना ही पॉइंट आपको याद रखना है। सीएस की डीपी, चंद्रशेखर की डीपी 28 साल की लग रही है, उसमें आपको क्षारोदक डालना है, द्रोण की मात्रा में डालना है, और 2 द्रोण डालना है, और शंखनाभि आदि यानी कि कक्षी भ्रंश वगैरह डालना है, वो पल की मात्रा में डालना है, और 8 पल की मात्रा में डालना है। तीक्ष्ण जब बनाना हो तो दंती द्रवंती, ये सारी चीजें, ताड़पत्र, सुवर्चिका, कनक चीरी, हींग, वचा, ये सारे जितने भी प्रमाण डालने हैं, और कितने प्रमाण में डालना है? तो सुक्ति प्रमाण में डालना है। तो जो भस्म जो तैयार होगी, जो क्षार बनेगा, वो कैसा बनेगा? तीक्ष्ण क्षार बनेगा, और इसी को ही बहुत इंपॉर्टेंट पाक के क्षार भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपकी क्षार बनाने की पूरी विधि थी। ठीक है, उपयुक्त विधि के अनुसार कुटज, पलाश, अश्वकर्ण, निम्ब, विभीतिकी, अमलतास, तिलवक, अर्क, स्नुही, ये सारी चीजों का भी इसी प्रकार से क्षार को बनाया जाता है। ठीक है, तो ये क्षार बनाने की नॉर्मल विधि थी। प्रतिसारणी क्षार की मध्यम मृदु कैसे बनती है, मध्यम कैसे बनती है, तीक्ष्ण कैसे बनती है, तो ये आज अपन ने देख लिया है। नेक्स्ट क्लास से अपन पानी क्षार को कैसे बनाते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जब तक इसको पढ़ो, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।